नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी विषय में अध्ययनरत थे। हमने संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स थे, भाग 3 था संविधान का मैग्ना कार्टा, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की थी उसके बारे में। नए नए फैक्ट्स, नए नए जो तथ्य थे उनके साथ में हमने गहराई में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। आज हम दोस्तों संविधान के भाग 4 जो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा विषय आज का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको अंग्रेजी में शॉर्ट में हम पढ़ते समय डीपीएसपी के नाम से भी संबोधित करेंगे। डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके बारे में संविधान के जो भाग 4, संविधान का भाग 4, उसमें इनके बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक बातें कही गई हैं। जो संवैधानिक उपबंध किए गए हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 के अंतर्गत वो निहित किए गए हैं, अंतर्निहित किए गए हैं। तो हमने पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार, उनके बारे में बातें देख ली थी, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब यहाँ हम अनुच्छेद 36 से 51 विस्तृत चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हम पढ़ रहे थे तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, मैंने आपको भारतीय संविधान के जो संवैधानिक चरण बताए थे, 1935 के भारत शासन अधिनियम या 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें मैंने आपको एक लाइन बताई थी निश्चित रूप से। भारत शासन अधिनियम में निर्देशों के उपकरण, क्या बताया था? निर्देशों के उपकरण। 1935 के अधिनियम में जो उल्लेखित था निर्देशों के उपकरण, निर्देशों के उपकरण वही वर्तमान में हमारे जो संविधान के भाग 3 के भाग 4 के अंतर्गत हैं, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यूँ कह सकते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो लिखित था निर्देशों के उपकरण शब्द, उसी का वर्तमान में जो नाम है वो क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये ध्यान रखेंगे। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व 1935 के अधिनियम में भी अंतर्लिखित थे, और वो किस नाम से थे? निर्देशों के उपकरण के नाम से। आपको पता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी प्रेरणा हमने कौन से देश से ग्रहण की है? तो यह आपको पता है, ये हमने ग्रहण की है आयरलैंड से। कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया है? तो आप बताएंगे आयरलैंड के संविधान से। ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अब हम देखते हैं दोस्तों, जब हमारा संविधान निर्मित किया जा रहा था तो आपको पता है इसके लिए एक समिति बनाई थी, तेज बहादुर सप्रू। कौन सी समिति? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर ही, यानी उनकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया? शामिल किया गया था। तो कौन सी समिति का ध्यान रखेंगे? तेज बहादुर सप्रू समिति। उन्हीं की अनुशंसाएं, उन्हीं की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं
जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा बनाई गई थी, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। तो आपको पता है उस समय संविधान जब निर्मित किया जा रहा था तो बहुत से सदस्यों ने वाद विवाद हर विषय को लेकर किया था। कोई सदस्य मतलब किसी शब्द को लेकर पूरी तरह से सहमत नहीं था, अब उसके स्थान पर कुछ नई चीजें जुड़वाने के पक्षधर थे कई सदस्य। ऐसा ही राज्य की नीति निदेशक तत्वों में है। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसमें आपको पता है शब्द आता है निदेशक। कौन सा शब्द आता है? निदेशक शब्द। तो निदेशक शब्द ये हटाने का प्रस्ताव कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से कौन सा शब्द हटाया जाए? निदेशक शब्द हटा दिया जाए। तो हटाने का प्रस्ताव किसने रखा? हटाने का प्रस्ताव संविधान सभा के किस सदस्य ने रखा? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उनका नाम है सैयद करीमुद्दीन। सैयद करीमुद्दीन संविधान सभा के जो सदस्य थे सैयद करीमुद्दीन साहब, उन्होंने जब राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में शामिल किए जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि जो निदेशक शब्द है इसको क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। ऐसा प्रस्ताव रखा कि इन्होंने सैयद करीमुद्दीन ने। हालांकि ये प्रस्ताव क्या हो गया? उनका खारिज हो गया या कह सकते हैं अस्वीकार कर दिया गया। आपको पता है ऐसा ही एक प्रस्ताव लेकर आए हमारी संविधान सभा के सदस्य, नाम था एच.वी. कामत। क्या नाम था? एच.वी. कामत यानी हरि विष्णु कामत। ICS अधिकारी रहे हैं, मैंने आपको बताया, और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इन्होंने ICS जो अधिकारी का पद था वो छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। बहुत ही शानदार व्यक्ति थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय रहे, सक्रिय भागीदारी निभाई, और उसके पश्चात जब संविधान निर्मित किया जा रहा था तो संविधान सभा के सक्रिय सदस्य भी रहे। तो एच.वी. कामत, हरि विष्णु कामत, इन्होंने निदेशक शब्द को हटाकर क्या प्रस्ताव रखा? निदेशक शब्द को हटाकर शब्द के स्थान पर इन्होंने कहा कौन सा शब्द? मौलिक शब्द। निदेशक शब्द के स्थान पर मौलिक शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा। जोड़ने का क्या रखा? प्रस्ताव। ठीक है, लेकिन ये प्रस्ताव भी दोस्तों क्या हो गया? खारिज हो गया, या कह सकते हैं इसको भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। यानी इसे भी संविधान सभा के द्वारा मान्यता नहीं दी। तो दोनों सदस्यों के बारे में आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। संविधान सभा के सदस्य सैयद करीमुद्दीन ने निदेशक शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा, वो क्या हो गया? खारिज हो गया। उसको सदस्यों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और एच.वी. कामत, इन्होंने निदेशक शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द? मौलिक शब्द जोड़ने का क्या रखा? प्रस्ताव रखा, और ये प्रस्ताव भी क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया, यानी अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, ये आप विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो संविधान सभा की जो संविधान के अंतर्गत जो राज्य की नीति निदेशक तत्व हैं, कौन कौन से अनुच्छेदों में कौन कौन सी जो बातें हैं वो भारतीय नागरिकों के लिए गांधीवादी पक्षों को उजागर करते हैं, कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए समाजवादी पक्षों को उजागर करते हैं, और ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान के अंतर्गत उदारवादी जो दर्शन है वो प्रतिपादित करते हैं। तो हम यहाँ तीनों के बारे में देख लेते हैं। गांधीवादी दर्शन, ऐसे कौन से राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं जिनके अंतर्गत हमें गांधीवादी दर्शन दिखाई देता है, प्रतीत होता है?
ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत हमें समाजवादी, ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत हमें समाजवादी दर्शन प्रतिपादित होता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा तीसरा जो पक्ष है उसका नाम है उदारवादी। कौन सा है? उदारवादी, उदारवादी दर्शन। तो शॉर्ट में हम यहाँ पर ये बात ध्यान रख लेंगे, ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत हमें गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी दर्शन प्रतिपादित होते हुए दिखाई देते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भों में। तो गांधीवादी दर्शन दोस्तों हमें भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में, किसमें? अनुच्छेद 40 में। अब हम आगे इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो आएगा, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। तो अनुच्छेद 40 हमें कैसे दर्शन के बारे में, गांधीवादी दर्शन के बारे में जो संपूर्ण बातें हैं वो भारतीय नागरिकों के पक्ष में, कहने का मतलब प्राधिकार के रूप में देता है अनुच्छेद 40। इसके अलावा अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 43 बी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कार्मिकों की जो भागीदारी है उसके लिए उपयुक्त विधान बनाना अनुच्छेद 43 बी में शामिल है। इसके अलावा अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 ये दोस्तों क्या हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत गांधीवादी दर्शन माने जाते हैं। इसके अलावा समाजवादी दर्शन, जिनसे नागरिकों के सामाजिक पक्ष उजागर होते हैं, सामाजिक कल्याण हेतु जो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो डीपीएसपी के अंतर्गत अंतर्निहित हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 ए कह सकते हैं आप, अनुच्छेद 39 कह सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 41, उसके बाद में अनुच्छेद 42, उसके बाद में अनुच्छेद 43 का भी ध्यान रखेंगे आप, या ए जो आपको पता है बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये समाजवादी दर्शन के प्रतिपादक हैं या कह सकते हैं इनमें हमें समाजवादी दर्शन दिखाई देता है। और एक और था अनुच्छेद 47। तो ये समाजवादी दर्शन हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इन अनुच्छेदों के माध्यम से भारतीय नागरिकों के विभिन्न पक्षों के अंतर्गत दिखाई देता है। और एक है उदारवादी। तो उदारवादी में आपको पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता के बारे में उपबंध करता है, अनुच्छेद 44, उसके बाद में अनुच्छेद 45 और उसके बाद में अनुच्छेद 48, 49, 50 और 51। ये क्या है दोस्तों? उदारवादी दर्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। बेसिक सी बात है, ये आप यहाँ पर ध्यान दे लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर दोस्तों एक थोड़ा फर्क और देखेंगे। हमने आपको पता है कि पढ़ा था क्या? मौलिक अधिकार। क्या पढ़ा था? मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर हम मौलिक अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मुख्य रूप से क्या अंतर पाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर एक बार सरसरी तौर पर नज़र दौड़ाते हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोनों में हम यहाँ पर अंतर क्या है उसके बारे में बातें जानने की कोशिश करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह आपको पता है फंडामेंटल राइट्स हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। तो सबसे पहली बात, इनका जो उल्लेख है, इनका उल्लेख है वो
भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। आपको पता है फंडामेंटल्स जो राइट हैं, मौलिक अधिकार, उनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है और इनका उल्लेख आपको पता है संविधान के भाग 4 में है। एक बार आप कंपैरिजन में देख लेंगे तो आराम से बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। भाग 3 और भाग 4 सीधी सी बात है। उसके बाद में आगे आपको पता है ये राज्य के खिलाफ नागरिकों को प्रदत्त अधिकार हमने पढ़ा था, आपको पता है। और ये भी पढ़ा था इनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति निषेधात्मक कैसी होती है, निषेधात्मक, या आप ये शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं नकारात्मक। तो प्रत्येक फैक्ट ध्यान रखेंगे आप। राज्य के जो मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं उनका उल्लेख भाग 3 में है और ये राज्य के खिलाफ नागरिकों को प्रदत्त अधिकार हैं, ठीक है। और इनकी प्रकृति कैसी है, निषेधात्मक या नकारात्मक। तो ठीक इसके उलट हो जाएगा, ये राज्य की क्या है, कर्तव्य। राज्य की क्या है दोस्तों, कर्तव्य है, ठीक है। और आपको पता है इनकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। प्रकृति कैसी है, सकारात्मक। प्रकृति सकारात्मक है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, जबकि मौलिक अधिकारों की निषेधात्मक या नकारात्मक हम कह सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आपको पता है क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है, बिल्कुल। तो आप ध्यान रखेंगे ये क्या है, वाद योग्य, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, वाद योग्य है। यानी आपको पता है जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, क्योंकि न्यायालय के द्वारा हमें जो मौलिक अधिकार हैं उसकी सुरक्षा की क्या दी गई है, गारंटी दी गई है। तो वाद योग्य है, यहाँ ध्यान रखेंगे वाद योग्य नहीं है, यानी किसी भी प्रकार से न्यायालय हमें इनकी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, वाद योग्य नहीं है, ठीक है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो आप किसी न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। इसका मतलब यही है, जैसे सरकार घोषणा करती है कि अमुक वर्ष में इतनी भर्तियां की जाएंगी और वो समय पर भर्तियां नहीं होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप न्यायालय में जाकर उस घोषणा को चुनौती दे सकें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत और यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये वाद योग्य नहीं है। उसके बाद में आपको पता है ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय यानी लागू करवाए जा सकते हैं, जबकि यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है। और जब हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार तो ये बात भी यही थी कि ये राजनीतिक न्याय के, ये क्या हैं, राजनीतिक न्याय के प्रतीक है। यानी भारतीय नागरिकों को इसके अंतर्गत एक तरह से किसकी प्राप्ति होती है, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति होती है। ठीक इसके उलट ये क्या है, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक आर्थिक न्याय की क्या है, प्रतीक है। कहीं कहीं पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राजनीतिक न्याय की अवधारणा भी मिलती है, लेकिन पूर्ण रूप से हमें सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है वो दिखाई देता है। अनुच्छेद 39 को छोड़कर, अनुच्छेद 39 में ये तीनों बातें हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। और सॉरी, अनुच्छेद 38 में, तो उसमें हम जब पढ़ेंगे तो ये बातें आएंगी। बाकी किसी में आपको राजनीतिक न्याय के बारे में जो भी पक्ष हैं वो दिखाई नहीं देंगे। तो हम ध्यान रख लेंगे राजनीतिक न्याय आता है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक न्याय दिखाई देता है। इसके अलावा और कुछ बातें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं।
ये गांधीवादी दर्शन है। अभी हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसमें हमें गांधीवादी दर्शन दिखाई देता है। यह आपको पता है प्रशासकों के लिए नैतिक बाध्यता है, जो इन चीज़ों को लागू करवाना चाहते हैं। एक तरह से जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इसके अलावा एक प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, वो प्रशासक कहलाते हैं। तो प्रशासकों के लिए क्या है दोस्तों, नैतिक बाध्यताएं हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। क्या है ये, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं, स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो एक सरसरी तौर पर हम इन बातों को यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की है, समझा है। एक बार पुनः हम रिपीट कर लेते हैं इस बात को। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर होता है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है, जबकि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों को प्रदत्त मिले हुए अधिकार हैं, जबकि ये राज्य के क्या हैं, कर्तव्य हैं। आपको पता है मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक या नकारात्मक होती है, जबकि नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति क्या होती है, सकारात्मक होती है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि आपको पता है ये वाद योग्य नहीं है और ये परिवर्तनीय है, यानी इनको लागू न्यायालय के द्वारा भी लागू करवाया जा सकता है, जबकि ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है, यानी ये परिवर्तनीय नहीं है। और ये राजनीतिक न्याय के प्रतीक हैं मौलिक अधिकार, और जबकि सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रतीक हमें दिखाई देते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में और बातें हैं जिसके अंतर्गत हमें गांधीवादी दर्शन दिखाई देता है, प्रशासकों के लिए नैतिक बाध्यताएं दिखाई देती हैं, और मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ये बातें दोस्तों आप विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब हम भारतीय संविधान के, मैंने बताया था राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, नीति निदेशक तत्व, इनका जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो इनके बारे में हम अब यहाँ विस्तार पूर्वक ये बातें देखने की कोशिश करेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। तो हम एक एक अनुच्छेद को यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उनके अंतर्गत जो बातें भारतीय नागरिकों के विभिन्न पक्षों के अंतर्गत दिखाई देती हैं वो क्या क्या हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है दोस्तों, इसमें नीति निदेशक तत्वों के, ध्यान दीजिएगा, नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में, नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, और जब आपको पता है हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी हमने सबसे पहले शुरुआत राज्य से ही की थी। मौलिक अधिकारों की शुरुआत किससे होती है, राज्य से ही होती है। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद था 12, उसमें हमने पढ़ा था राज्य की परिभाषा। ठीक जब हम नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो अनुच्छेद 36 में स्पष्ट दिख रहा है नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। जबकि हम वहां पढ़ रहे थे तो वहां राज्य की परिभाषा इक्वल आई थी, किसी भी प्रकार का और कोई शब्द नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में किसकी परिभाषा, राज्य की परिभाषा।
और ये भी लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में कि इसमें राज्य शब्द की वही परिभाषा है, राज्य शब्द की वही परिभाषा है जो भाग 3 में है। भाग 3 का मतलब मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों में हमने शुरुआती अनुच्छेद 12 से की थी, तो वहां पर भी किसका उल्लेख आया था, राज्य की परिभाषा का उल्लेख आया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का उल्लेख करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36, और स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें भी वही राज्य की वही परिभाषा है, या भाग 4 में भी राज्य की वही परिभाषा है जो भाग 3 में है। ठीक है, भाग 4 में वही परिभाषा है जो भाग 3 में है। इसमें यानी कोई भी किसी भी प्रकार का अन्य कोई अंतर नहीं पाया जाता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और उस आगे आता है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि जो राज्य की नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व शासन के मूल तत्व हैं। शासन की क्या है? शासन के मूल तत्व। नीति निदेशक तत्व शासन की क्या है? मूल तत्व हैं, और इन सिद्धांतों को लागू करना, इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इन सिद्धांतों को लागू करना क्या होगा दोस्तों? राज्य का कर्तव्य। और जब हम अभी आपको पता है पढ़ रहे थे, अंतर पढ़ रहे थे, तो ये बात आई थी राज्य के कर्तव्य है, पढ़ा था ना हमने। जब मौलिक अधिकार को बताया गया राज्य के खिलाफ नागरिकों को प्रदत्त अधिकार, और ये क्या है? ये राज्य के कर्तव्य हैं। तो ठीक बात आपके सामने आ गई है कि नीति निदेशक तत्व शासन के क्या हैं? मूल तत्व हैं, यानी इन सिद्धांतों को लागू करना किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। किसी भी प्रकार के, कहने का मतलब शासन में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इनको विशेष रूप से महत्व दिया जाएगा, और ये महत्व देने का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। कहने का मतलब इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती एक तरह से, अगर समाजवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करनी है तो। और इसमें क्या बताया गया है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को, राज्य के नीति निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये बात भी हमने अभी जब कंपैरिजन में मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बारे में देखा था, तो ये बात भी आई थी मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, जबकि आपको पता है कि ये क्या नहीं है? परिवर्तनीय नहीं है। यानी किसी न्यायालय के माध्यम से राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें आप दोनों ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व शासन के मूलभूत तत्व हैं, और निश्चित इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। कोई बाध्यता नहीं है, राज्य का क्या है? एक कार्य है। और नीति निदेशक तत्व किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 38 में बताया गया है, एक तरह से यहाँ हम ध्यान देंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय एकमात्र ऐसा पक्ष है जिसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यही शब्दावली आपको पता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी दिखाई दे रही थी। जब हम संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये बात आई थी। 3 प्रकार की न्याय हमें प्रस्तावना में मिली हुई है। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके बारे में एक प्रकार से जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 है वो हमें बातें बताता है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 2 पॉइंट हैं इसके। अनुच्छेद 38(1) इसमें बताया गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि यानी लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या बनाएगा? व्यवस्था बनाएगा, ये कहा गया है। और इसके अंतर्गत ही क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय जीवन की, राष्ट्रीय या कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं की स्थापना और संरक्षण, की स्थापना और संरक्षण करने हेतु लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। ये लीजिए, स्पष्ट तौर पर हम देख सकते हैं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 38 है इसमें कहा गया है, जो लाइन है वो क्या कही गई है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, यहाँ सामाजिक शब्द और देख लेंगे, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं की स्थापना, उनका संरक्षण करने का प्रयास, ठीक है, और लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। ये सारी बातें किसके बारे में बताई गई हैं? राज्य के बारे में बताई गई हैं। एक तरह से कहने का मतलब क्या है? राज्य का कर्तव्य है। इन चीज़ों के बारे में राज्य विशेष रूप से ध्यान में रखेगा। ये तो है अनुच्छेद 38(1) और उसके बाद में अनुच्छेद 38(2) भी है, उसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 38(2) में क्या बात बताई गई है? तो अनुच्छेद 38(2) है उसमें क्या बात कही गई है? राज्य, पहली शुरुआत में आ गया शब्द राज्य, लोगों के, राज्य लोगों के समूहों, राज्य लोगों के समूहों में प्रतिष्ठा, इसके अलावा सुविधाओं, राज्य लोगों के समूह में प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं, अवसर की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। दूर करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। ये शब्दावली एज इट इज लिखी हुई है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद
38 के अंतर्गत। एक बार पुनः समझेंगे। मैंने जब कंपैरिजन पढ़ाया था शुरुआत में, अभी हमने बातें बताई मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो यही बात आई कि राजनीतिक न्याय के पक्षधर होते हैं मौलिक अधिकार, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों के पक्षधर यहाँ पर बताया गया है अनुच्छेद 38, एकमात्र अनुच्छेद 38 के अंतर्गत तीनों की बातें बताई गई हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगर आपसे पूछ ले कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय निम्न में से किसमें उल्लेखित है, तो यहाँ पर आपको पता है ये जो चीज़ें हैं, एक तो प्रस्तावना में, किसमें उल्लेखित है, प्रस्तावना में, और एक आपको पता है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में दिख रहा है दोनों, अनुच्छेद 38 में लिख रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जबकि आपको पता है प्रस्तावना हमने पढ़ी थी तो उसकी जो फर्स्ट लाइन आई थी उसमें आपको पता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये शब्द लिखा हुआ था। यानी 3 प्रकार की जो न्याय है वो दी गई है भारतीय नागरिकों को प्रस्तावना में। आ गया शब्द प्रस्तावना, और अनुच्छेद 38 आपके सामने है। इसके अलावा अनुच्छेद 38 में और कौन सी बातें कही गई है, तो यहाँ बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और इस सामाजिक व्यवस्था को बनाने हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं की स्थापना और उनका संरक्षण तथा लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 38 सेकंड आता है, और उसमें लिखा हुआ है राज्य लोगों के समूहों के बीच, राज्य लोगों के समूहों के, राज्य लोगों के समूह के बीच, यहाँ ये शब्दावली ध्यान रखेंगे दोस्तों, राज्य लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अवसर की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। अवसर की समानता मिलेगी, यह अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अवसर की असमानता का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 38 में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। समानता यानी अवसर की समानता के बारे में जो उपबंध किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में किया गया है। आपको पता है लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। यहाँ पर अवसर की क्या है, असमानता है, अवसर की असमानता। तो अवसर की असमानता के बारे में जो उपबंध है वो किस में मिलेगा आपको, अनुच्छेद 38 में मिलेगा। ठीक है, और जबकि समानता के बारे में जो उपबंध है वो मिलेगा अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में अवसर की जो समानता है अनुच्छेद 16 में, असमानता किस में है, अनुच्छेद 38 में है। तो इसके बारे में ये बातें आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो दोस्तों आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39, और अनुच्छेद 39 में कुल 6 खंड हैं। कुल कितने खंड हैं, 6 खंड हैं, कहने का मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कुल कितने खंड हैं, 6 खंड हैं। किसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में। कौन कौन से खंड हैं, तो इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 39 क देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 क कह सकते हैं या ए कह सकते हैं, एक ही बात है। इसमें क्या बताया गया है, स्त्री और पुरुषों को समान रूप से, स्त्री और पुरुषों को समान रूप से आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा दोस्तों, तो यहाँ आप बताएंगे राज्य।
कौन करवाएगा? राज्य। ठीक है, राज्य स्त्री और पुरुषों को समान रूप से आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा। यानी कहने का मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा। स्त्री और पुरुषों को समान रूप से इनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा दोस्तों। बिल्कुल बराबरी का दर्जा देते हुए राज्य इनको आजीविका का मतलब क्या होता है? रोजगार। क्या होता है दोस्तों? रोजगार। जीवन जीने के लिए जो संसाधन होते हैं आजीविका कहलाते हैं, आपको पता है। तो आजीविका के अवसर क्या करवाएगा? उपलब्ध करवाएगा। समान रूप से आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य की होगी। ये बात कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क में, यानी फर्स्ट खंड में कही गई है। उसके बाद में अगला आता है अनुच्छेद 39 जो बी है, उसमें अनुच्छेद 39 बी यानी ख कह सकते हैं हम। उसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है वही बात। सबसे पहले आ जाएगा राज्य भौतिक संसाधनों, राज्य भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस तरह से होगा जिससे सभी को बराबर, या कह सकते हैं इसके स्थान पर यह शब्द अच्छा रहेगा, जो सभी के लिए लोकहित लीजिए। राज्य सभी नागरिकों को भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से करेगा। यहाँ करेगा शब्द लिख सकते हैं आप, जिससे सभी के लिए लोकहित से संबंधित हो, यानी सभी के लिए क्या हो? लोगों का हित हो, यानी फायदा हो। कहने का मतलब शब्दावली थोड़ी अटपटी लग रही होगी आपको, लेकिन इसका मतलब जो तात्पर्य है वो यही है कि राज्य के अंतर्गत आने वाले जो भी भौतिक संसाधन है उसका बंटवारा इस प्रकार से करेगा कि सभी नागरिकों को बराबर उसमें क्या मिले? अधिकार मिले। लोकहित के दृष्टिकोण से वो जुड़ा हो और लोकहित को ध्यान में रखते हुए सभी को बराबर उस भौतिक संसाधनों पर क्या मिलेगा? बराबर का अधिकार और नियंत्रण मिलेगा, स्वामित्व मिलेगा। ठीक है, और कोई विशेष बातें नहीं है, केवल ये दो शब्द ध्यान रखें कि राज्य भौतिक संसाधनों का क्या? स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से करेगा जिससे क्या हो? लोकहित हो। लोकहित यानी लोगों का क्या हो? हित हो, फायदा हो। उसके पश्चात आगे आता है अनुच्छेद 39 जो थर्ड है, थर्ड खंड सी। उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राज्य, सबसे पहले यही बात है, या इसको हम राज्य आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण, राज्य आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण रोकने का प्रयास करेगा। रोकने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। ठीक है, कहने का मतलब जो आर्थिक संसाधन राज्य की सीमा के अंतर्गत आते हैं
उन संसाधनों को किसी एक वर्ग विशेष के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। उसका केंद्रीकरण अगर कोई एक वर्ग विशेष कर रहा है तो उसको रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कोई भी संपत्ति मान लीजिए, उस संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो सकता, और आपको पता है ऐसा अगर केंद्रीकरण हो जाता है तो समाज के लिए काफ़ी क्या होता है? नुकसानदेह होता है। तो ऐसी जो व्यवस्था है, जो भी आर्थिक संसाधन है, वो एक केंद्र में नहीं हो सकते। एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष का कोई स्वामित्व उसके ऊपर नहीं हो सकता। ऐसा रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी अनुच्छेद 39 के जो खंड 6 हैं उसके अंतर्गत जो आप पढ़ेंगे। 3 हमने देख ली हैं, 3 और आ रही हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 39 जो डी है, अनुच्छेद 39 डी कह सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 39 डी, या अगर आप इनको इस प्रकार से रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 39(1), अनुच्छेद 39(2), अनुच्छेद 39(3), अनुच्छेद 39(4). अनुच्छेद 39(4) में क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ आपको पता है स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये व्यवस्था कौन करेगा दोस्तों? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य का कर्तव्य है, ये कोई बाध्यता नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। स्त्री और पुरुषों को समान रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, यानी जो कहने का मतलब जो बराबर कार्य होगा उसको बराबर वेतन दिया जाएगा। किसको? स्त्री और पुरुषों को। जबकि आपको पता है हमारे भारतीय समाज में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ज़्यादातर जो क्षेत्र होते हैं, जो सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर जो क्षेत्र होते हैं, उसमें आपको पता है स्त्री और पुरुषों में काम को लेकर काम बराबर होता है हालांकि, लेकिन फिर भी वेतन बराबर नहीं होता है। तो अगर ये बाध्यता होती तो आपको पता है इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती। केवल ये वाद योग्य नहीं होने के कारण ही ऐसी व्यवस्था है कि स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए क्या होगा? समान वेतन मिलेगा। लेकिन हालांकि इस व्यवस्था में काफ़ी खामियां भी हैं, आपको पता है। समान वेतन, फिलहाल बहुत सी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का वेतन क्या है, महिलाओं का वेतन क्या है? कम ही है दोस्तों। इसके बाद में आगे आता है अनुच्छेद 39 जो ई है, या आप कह सकते हैं 5। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है राज्य। यहाँ बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, पहले मैं समझा देता हूँ आपको, किसी भी व्यक्ति को उसकी आयु के विपरीत कार्य नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, आयु के विपरीत यानी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी उम्र है 50 वर्ष से ऊपर और उसको उसकी आयु के खिलाफ अगर काम करवाया जाता है तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आयु के विपरीत यहाँ कार्य नहीं होगा। कहने का मतलब उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो विशेष बातें हैं उसको यहाँ पर महत्व दिया जाएगा, उसका ख्याल रखा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे राज्य स्त्री पुरुषों और बच्चों, ये भी ध्यान रखेंगे। स्त्री पुरुषों और बच्चों की सुकुमार स्त्री पुरुषों और बच्चों की सुकुमार स्त्री पुरुषों और बच्चों की सुकुमार अवस्था को ध्यान में
स्त्री पुरुषों और बच्चों की सुकुमार अवस्था को ध्यान में रखते हुए उनकी आयु के विपरीत कार्य प्रदान नहीं करेगा, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये लीजिए, राज्य स्त्री पुरुषों और बच्चों की सुकुमार अवस्था को ध्यान में रखेगा, यानी उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेगा यहाँ पर, और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उनकी आयु के खिलाफ कोई कार्य उन्हें प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य है उसको उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्य प्रदान किया जाएगा, उसकी आयु के विपरीत कार्य नहीं करवा सकता या ऐसा कार्य उसको प्रदान नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी जो बातें हैं उसको ध्यान में रखेगा और उनकी आयु के विपरीत कार्य प्रदान नहीं करेगा। ये बात है अनुच्छेद 39(5) में। और उसके बाद में अनुच्छेद 39(6), अनुच्छेद 39 जो 6 है, जिसको हम F कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अनुच्छेद 39(6) खंड 6वां आ गया आपका, और इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बच्चे और अल्पवय, बच्चों और अल्पवय, यानी जो कहने का मतलब वयस्क नहीं है, बच्चों और अल्पवय के को नैतिक और आर्थिक शोषण से बचाना, शोषण से संरक्षण कह सकते हैं आप, ये शब्द सही रहेगा। ये लीजिए, और यहाँ पर ये सब तो निश्चित ही आएगा दोस्तों, क्योंकि राज्य का कर्तव्य है, राज्य के कर्तव्य हम पढ़ रहे हैं DPSP। राज्य बच्चों और अल्पवय को नैतिक और आर्थिक शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा, यानी किसी भी प्रकार से उनका नैतिक और आर्थिक शोषण नहीं किया जाएगा। ऐसे बच्चे और जो कम उम्र के जो नागरिक हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था राज्य करेगा, किसी भी प्रकार से उनका कोई शोषण नहीं होगा। और इसी में आपको पता है बात जोड़ दी गई है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें क्या जोड़ा गया है, जो 6वां खंड है इसी में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। क्या जोड़ दिया गया है दोस्तों, राज्य बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमामय, राज्य बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण तथा उनके स्वस्थ विकास के अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्य बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण तथा उनके स्वस्थ विकास के अवसर उपलब्ध कराएगा। विशेष बात है, मोस्ट बात है, ये जोड़ी गई है कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 39(F) या अनुच्छेद
6 कह सकते हैं, जो बच्चों और अल्पों को नैतिक और आर्थिक शोषण से बचाने का कार्य करता है राज्य के द्वारा। इसमें ये बात और जोड़ दी गई है कि राज्य बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण तथा उनके स्वस्थ विकास के अवसर उपलब्ध करवाएगा, ताकि उनके व्यक्तित्व का विकास किया जा सके, ये फैक्ट और जोड़ा गया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ये था अनुच्छेद 39 और उसके 6 खंड। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को, सभी दोस्तों को, सभी साथियों को अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अगर इसको आप देखेंगे, लिखेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके समझ में नहीं आने वाली है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जो अनुच्छेद 39 में नया जो फैक्ट जोड़ा गया है, अनुच्छेद 39A। बड़ा ए लिखने का मतलब है कि ये नई चीज़ है जो नया जोड़ा गया है, या इसको आप हिंदी में देखें तो आप बड़ा शब्द लिख सकते हैं कह। ये कब जोड़ा गया? तो ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। और इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही विशेष बात है। नया जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और इसमें भी जो बात है वो कौन सी है? वो ये है कि राज्य शब्द निश्चित रूप से आएगा दोस्तों। प्रत्येक में अगर नहीं भी आए तो आप समझेंगे कि ये दायित्व या कर्तव्य किसका है? राज्य का ही है। जो अनुच्छेद 36 से 51 में जो भी बातें आएंगी वो राज्य के अंतर्गत ही आएंगी, राज्य के कर्तव्य माने गए हैं। तो राज्य समान अवसर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, समान अवसर के आधार पर, राज्य समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। क्या हो? न्याय सुलभ हो, ऐसे विधिक तंत्र का निर्माण करेगा। ऐसे विधिक तंत्र का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ठीक है, ये लीजिए, ऐसे विधिक तंत्र का क्या करेगा? निर्माण करेगा। यानी समान अवसर के आधार पर सभी नागरिकों को क्या हो? न्याय सुलभ हो, न्याय प्राप्त हो, ऐसे विधिक तंत्र का राज्य क्या करेगा? निर्माण करेगा। कहने का मतलब ऐसे नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से क्या है? कमजोर हैं। आर्थिक रूप से कमजोर उनको क्या मिलेगी? निःशुल्क न्याय की जो व्यवस्था है, निःशुल्क न्याय की व्यवस्था प्रदान करेगा राज्य। इस शब्दावली का अर्थ यही है। ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है, कहने का मतलब किसी कारणवश वो न्याय प्राप्त करने में जो व्यवस्था है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। जो खर्चा है, वकील वगैरह, अधिवक्ता वगैरह, स्टाम्प खर्च वगैरह उठा नहीं सकते, ऐसा बोझ नहीं उठा सकते, वो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो इसके लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A, जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, ऐसे विधिक तंत्र का निर्माण करेगा। और खास तौर पर जो बात कही गई है कि ऐसे नागरिक जो, कहने का मतलब आर्थिक रूप से क्या हैं? कमज़ोर हैं, या जिनके पास में न्याय प्राप्त करने लायक जो व्यवस्था है उसको प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हों, प्राप्त करने में वो असमर्थ हों, ऐसे लोगों को निःशुल्क क्या मिलेगी?
न्याय की व्यवस्था प्राप्त होगी। और इसके लिए आपको पता है भारत में निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित हो चुका है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इसके लिए संसद के द्वारा निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया जा चुका है। और इसके आधार पर 3 स्तर बना दिए गए हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर। राष्ट्रीय स्तर, एक है राज्य स्तर और एक है जिला स्तर। ठीक है, ये 3 स्तरों पर इस निःशुल्क सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से क्या मिलती है दोस्तों? निःशुल्क जो न्याय व्यवस्था है उसका कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, किसी कारणवश न्याय की जो प्रक्रियाएं हैं उसको प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो इन संस्थाओं के पास में जाकर वो क्या कर सकता है? न्याय प्राप्त करने के लिए अपनी गुहार लगा सकता है। और ये संस्थाएं फिर उसको, कहने का मतलब, निःशुल्क स्टाम्प खर्चा जो वकील वगैरह होते हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। प्राइवेट वकीलों का एक समूह होता है, एक पैनल होता है, उसमें से वो व्यक्ति जो न्याय प्राप्त करने के लिए अपना कोई भी इच्छा से वकील नियुक्त करना चाहता है, उन प्राइवेट वकीलों के जो पैनल होते हैं उसमें से उस वकील को चुन सकता है कि मैं अपना मामला इसके माध्यम से उसकी पैरवी करवाना चाहता हूँ। इसके अलावा स्त्री पुरुष बच्चे विकलांग निःशक्त जो भी हैं वो इनके पास में जाकर निःशुल्क विधिक सहायता ले सकते हैं इन स्तरों पर। और इसके अलावा समय समय पर इनके द्वारा टीवी रेडियो जो होते हैं उसके ऊपर नागरिक जो उपभोक्ता कानून होते हैं, जन अधिकार होते हैं, सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं, उनको किस प्रकार से मिटाया जाना चाहिए, इसके लिए समय समय पर इनके द्वारा व्याख्यान भी आयोजित किए जाते हैं। तो ये 3 स्तर बनाए गए हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो संरक्षक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, इसको अंग्रेजी में NLSA कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में राज्य स्तर पर वही आ जाएगा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। और उसके बाद में जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ये लीजिए, तीनों स्तरों पर जो भी आर्थिक रूप से कमजोर गरीब लोग हैं इनके लिए न्याय की व्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु ये व्यवस्था की गई है। SLSA कहा जाता है इसको और DLSA कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो बातें हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 को हमने डिटेल से पढ़ने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से आपको ये सभी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। आज की क्लास के लिए हम अपना विषय यहीं तक रखेंगे। इससे आगे जो फैक्ट बच गए हैं, अनुच्छेद बच गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या बातें कही गई हैं, उसको हम अपनी आने वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट।